नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य काल और गुप्त काल के बीच के काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। दोस्तों तो मौर्योत्तर काल में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, हम लोग देखे थे कि मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ का हत्या किसने किया था? तो बृहद्रथ का हत्या उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ का हत्या किया और शुंग वंश का स्थापना किया। बृहद्रथ का हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया। कब किया था? तो 185 ईसा पूर्व में, 185 बीसी में बृहद्रथ का हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश है। शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश, ये ब्राह्मण वंश है। ठीक है, हम लोग मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य और विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 3 वंशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। किसको? तो पुष्यमित्र शुंग को। 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो बृहद्रथ का सेनापति था। कौन था? बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक, और इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो विदिशा बनाया था। इन्होंने अपना राजधानी विदिशा बनाया था। जबकि मौर्य काल में राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र था और शुंग वंश का राजधानी विदिशा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या रहा? तो सबसे बड़ा उपलब्धि इसका था कि मिनांडर को इन्होंने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। तो मिनांडर कौन है? कौन था? तो मिनांडर जो है यवन या हिंद यूनानी का शासक था। मिनांडर जो है यवन कह सकते हैं या फिर हिंद यूनानी का शासक था, जिसको पराजित किया। किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग का सबसे बड़ा उपलब्धि यही था। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में कि मिनांडर को हराया, इसी के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया था? तो पतंजलि के द्वारा करवाया था। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहते थे। और आगे देखते हैं, एक रचना है कालिदास का एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। क्या है? मालविकाग्निमित्रम। इस रचना में क्या वर्णन किया गया है? तो इस रचना में वर्णन किया गया है अग्निमित्र, जो एक शासक था, पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक था और पुष्यमित्र का पोता था। पुष्यमित्र का क्या था? पोता था। ठीक है, तो अग्निमित्र और एक राजकुमारी कन्या थी मालविका। ठीक है, एक राजकुमारी थी मालविका। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के बारे में, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह के बारे में वर्णन किया है कालिदास ने। किस किताब में? तो मालविकाग्निमित्रम में। हालांकि कालिदास जो है एक लेखक था, गुप्त काल का लेखक था। कालिदास गुप्त काल का लेखक था, लेकिन मालविकाग्निमित्रम जो है आपका संबंधित है अग्निमित्र और मालविका से। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह से, कि किस प्रकार से दोनों के बीच प्रेम होता है और विवाह होता है। तो प्रेम विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म जो है चरम पे था। बौद्ध धर्म का ही सबसे अधिक विकास हुआ था मौर्य काल में। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप का आकार, जितना आकार था उसका मौर्य काल में, जितना आकार में बनाया गया था उसे दुगुना कर दिया गया। शुंग वंश के शासन काल में सांची के स्तूप का आकार जो है दुगुना कर दिया गया था और कुछ स्तूप का निर्माण भी करवाया गया था। कौन कौन से स्तूप? भरहुत का स्तूप, बेसनगर का स्तूप, बोधगया का स्तूप, इन सभी स्तूपों का निर्माण
सुंग वंश के शासन काल में करवाया गया था। ठीक है, हालांकि ये आपका सुंग वंश जो है ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण वंश कह सकते हैं, इसमें वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा का विकास जो है इसी काल में माना जाता है। सबसे अधिक विकास अगर संस्कृत भाषा का हुआ हो तो सुंग वंश के शासनकाल में ब्राह्मण साम्राज्य में ही हुआ था। और ब्राह्मण व्यवस्था का जो है, ब्राह्मण व्यवस्था का भी विकास सुंग वंश के शासनकाल में ही हुआ था। आगे है कि वैष्णव धर्म का उत्थान जो है, उत्थान होना शुरू हुआ, विकास होना शुरू होता है सुंग वंश के शासनकाल से। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पॉइंट है स्तूप का रेलिंग। स्तूप का रेलिंग, जो स्तूप बना होता था, स्तूप जो बना होता था, इसके चारों ओर जो रेलिंग बनाया जाता था। ठीक है, मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में यह रेलिंग जो है आपका लकड़ी का बना होता था। ठीक है, जबकि सुंग वंश के शासनकाल में क्या हुआ, इस रेलिंग को पत्थरों के द्वारा बनवाया गया था। इस लकड़ी के जगह पर इस रेलिंग को पत्थरों के द्वारा बनवाया जाता था। ठीक है, और सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक इसका देवभूति था। अंतिम शासक कौन था, देवभूति। ठीक है, अब आगे देखते हैं कण्व वंश, कि कण्व वंश का स्थापना किसने करता है। तो कण्व वंश का स्थापना किसने किया था, तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके, वासुदेव ने क्या किया, सुंग वंश का जो शासक, अंतिम शासक देवभूति था, देवभूति का हत्या करके कण्व वंश का स्थापना करता है। किसने करता है, तो वासुदेव ने। ठीक, और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था। और साम्राज्य इसका जो है देखते हैं, कण्व वंश आते आते मगध साम्राज्य बहुत ही छोटे ही क्षेत्र में रह गया था, बहुत ही छोटा ही रह गया था, क्योंकि दक्षिणी भाग में देखा जाए, दक्षिणी भाग में इसका बहुत से छोटे छोटे साम्राज्य जो है, छोटे छोटे प्रांत जो है स्वतंत्र हो चुका था। और पश्चिमी उत्तरी भाग में क्या था, विदेशियों के आक्रमण से उसका भाग भी छोटा हो चुका था। तो कण्व वंश के शासनकाल तक इसका साम्राज्य जो है सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था, सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही। हालांकि हम लोग जो देखे थे कि अशोक के मौर्य वंश में अशोक के बाद, अशोक के उत्तराधिकारी जो आए, अशोक के बाद का जो भी शासक आए, अशोक के बाद ही मौर्य वंश का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि सुशर्मा की हत्या जो है, सुशर्मा की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो सिमुक के द्वारा। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या किया और सातवाहन वंश का स्थापना करता है। किस वंश का स्थापना करता है, तो सातवाहन वंश का। ठीक है, कण्व वंश में 2 ही 3 पॉइंट है कि उसका संस्थापक किसे कहा जाता है, कौन था, और अंतिम शासक। ठीक है, तो सुशर्मा की हत्या किसने किया था, तो सिमुक ने। और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके किस वंश का स्थापना करता है, तो इसका स्थापना करता है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था, तो सिमुक ने। ठीक है, और सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता था। आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र जो है, सातवाहन वंश का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मिलाकर इसका क्षेत्र था, जो कृष्णा में और गोदावरी नदी क्षेत्र में था। कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्र में था यह साम्राज्य। ठीक है, तो सातवाहन को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, सिमुक ने किया था। और राजधानी को कहाँ बनाया था, तो प्रतिष्ठान कहाँ था, प्रतिष्ठान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में। ठीक, आगे देखते हैं इसके प्रमुख शासक के बारे में कि सातवाहन वंश में जो है कौन कौन से प्रमुख शासक थे। तो प्रमुख शासक एक देखते हैं कि सातकर्णी वन। कौन है, एक सातकर्णी वन है। इन्होंने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध, इसका उपलब्धि है कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है, नानाघाट शिलालेख में वर्णन किया गया है क्या चीज का, कि सातकर्णी का उपलब्धियों के बारे में, सातकर्णी के उपलब्धियों को वर्णन किया गया। कहाँ पे किया गया है, तो नानाघाट शिलालेख में। ठीक, दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है, तो सातकर्णी वन को कहा जाता है। आगे है हाल प्रथम है
तो हाल प्रथम का एक रचना है गाथा सप्तशती, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ना है कि गाथा सप्तशती किसने लिखा है, तो हाल प्रथम ने लिखा है। और हाल प्रथम के राय दरबार में एक लेखक रहता था गुणाढ्य, गुणाढ्य ने क्या लिखा है, तो बृहत कथा, क्या लिखा है, बृहत कथा, ठीक। आगे है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसमें बहुत प्रसिद्ध शासक था कि नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजयों के बारे में वर्णन मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इनके विजयों के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है, उल्लेख किया गया है, तो नासिक अभिलेख में, ठीक। और इसमें एक पॉइंट है मालवा एवं काठियावाड़, मालवा एवं काठियावाड़ जो है शकों से किस सातवाहन शासकों के द्वारा छीना गया था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा छीना गया था, मालवा एवं काठियावाड़, ठीक है। और एक इसका शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी जो है सातवाहन वंशों में अंतिम शक्तिशाली शासक था। अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक। आगे है कि यज्ञश्री सातकर्णी जो है इन्होंने सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज को अंकित करवाया था। सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज का अंकित किसने करवाया था, तो यज्ञश्री सातकर्णी ने, यज्ञश्री सातकर्णी ने, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका अंतिम शासक, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पुलवामी चतुर्थ था। कौन था, पुलवामी चतुर्थ, ठीक। आगे है कि सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा कब से माना जाता है, तो सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा जो है ब्राह्मण को सातवाहन वंशों के द्वारा दिया जाता है, सातवाहन वंश के द्वारा सातवाहन शासनकाल से माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि ब्राह्मण को पूजा पाठ करने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए उसको एक भूमि, क्या कर सकते हैं, एक गांव दान दिया जाता था, एक ग्राम दिया जाता था। उसमें होता था क्या, उस गांव से जो भी कर वसूली होता था, जो भी कर वसूला जाता था, जो भी टैक्स मिलता था उसका उपभोग करता था। तो इस प्रकार ऐसे क्या होता था कि एक एक ब्राह्मण को एक गांव, दो गांव, इस तरह से 4 गांव 5 गांव हो जाता था, छोटा छोटा क्षेत्र। इस तरह से उसमें क्या होता था, एक 4 गांव 5 गांव मिला के एक साम्राज्य, एक छोटा साम्राज्य बन जाता था, ठीक है। तो बाद में इसको यह जो है व्यवस्था सामंती व्यवस्था कहा गया कि राजा के अंदर राजा। सामंती व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से माना जाता है, तो सातवाहन शासनकाल से माना जाता है कि राजा के अंदर राजा, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले भूमिदान सातवाहन शासनकाल से शुरू हुआ ब्राह्मणों का। सामंती व्यवस्था शुरू होता है आपका सातवाहन शासनकाल से। यही सामंती व्यवस्था मतलब हो गया यही कि राजा के अंदर राजा, राजा के अंदर छोटे छोटे राजा, इस तरह की व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। भाषा अगर देखा जाए, सातवाहनों का भाषा पाली था, लिपि ब्राह्मी लिपि था, ठीक है। सिक्का, सातवाहनों के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए जाते थे, तो सातवाहनों के द्वारा चांदी के सिक्के, तांबा, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के और कांसे के सिक्के, कांसे के सिक्के चलाए जाते थे, ठीक है। जबकि चांदी और तांबा के सिक्के को कसारपन कहा जाता था। सातवाहन शासनकाल में चांदी एवं तांबा के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो कसारपन कहा जाता था, ठीक है। और शीशे के भी सिक्के चलाए जाते थे, ठीक है। सबसे अधिक सिक्के कौन सा सिक्का प्रचलन में था, तो सबसे अधिक शीशे का सिक्का, ठीक है। शीशे का सिक्का सबसे अधिक आर्थिक लेन देन में, सातवाहन शासनकाल में आर्थिक लेन देन में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता था, तो शीशा का सिक्का, ठीक है। आगे है कि इसमें सामाजिक स्थिति क्या था, सामाजिक मातृशतात्मक सामाजिक व्यवस्था था, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि राजा का जो नाम जो है राजा के माँ के नाम से जुड़ा हुआ होता था, कि स्त्री को बहुत सम्मान दिया जाता था। घर परिवार में माँ का वर्चस्व था, मतलब महिलाओं का वर्चस्व था, तो इसलिए इसको मातृशतात्मक समाज था। समाज कैसा था, तो मातृशतात्मक समाज था। लेकिन जब राजा बनने का स्थिति में राजा पुरुष ही बनते थे, राजा जो है पुरुष ही बनते थे, पितृशतात्मक था। राजाओं के मामले में
समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, जबकि समाज मातृसत्तात्मक था। महिलाओं का सम्मान दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसके कुछ कला है, सातवाहनों का कुछ कला है। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा का गुफा। कार्ले का चैत्य का निर्माण जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण सातवाहनों के द्वारा ही करवाया गया था। अजंता गुफा, एलोरा का गुफा, इसका भी निर्माण सातवाहनों के द्वारा ही करवाया गया था। अमरावती कला का विकास जो है सातवाहन शासनकाल में होता है। ठीक है, और एक है नागार्जुन कोंड, नागार्जुन कोंड का स्तूप, इसका भी निर्माण जो है सातवाहन शासनकाल में ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश के बारे में, 3 वंश में हो गया आपका शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इन तीनों वंशों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।